Hey, what's up guys, अनुज है और आज की इस वीडियो के अंदर हम ऊप्स को एक वीडियो के अंदर खत्म कर देने वाले हैं। तो ऊप्स के रिलेटेड जितने भी आपके मेजर टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि आपका इनहेरिटेंस हो गया, क्लास हो गई, ऑब्जेक्ट्स हो गए, आपकी इनकैप्सुलेशन हो गया, आपकी एब्स्ट्रैक्शन हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म हो गए, सारे सारे जो बड़े बड़े वर्ड्स हमें लगते थे वो सारे के सारे बहुत ही इजी तरीके से आज इस एक वीडियो के अंदर समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। मतलब अगर आप एक बिगिनर हो तो भी आप टेंशन मत लेना, आप ही के लिए ये वीडियो। आप बहुत ही इजी तरीके से सारे के सारे कंसेप्ट एक वीडियो के अंदर बड़े इजीली समझ जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ऊप्स ये समझने की जरूरत क्या है, ये बात कर लेते हैं कि ऊप्स पढ़ना ही क्यों है। आप लोगों ने नॉर्मल जावा कर लिया, नॉर्मल कोई और लैंग्वेज कर लिया, तो उसके बाद ऊप्स पढ़ने की जरूरत क्या है। तो यार ऊप्स से आप बेसिकली रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उसको बड़े इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि सपोज करो आप अमेजोन पे आते हो शॉपिंग करने के लिए, आपको रिमोट, जैसे रिमोट है, ठीक है, आपको रिमोट सर्च करना है, तो आप वहां पे जाके लिखते हो रिमोट। अब रिमोट लोगे तो मल्टीपल टाइप के रिमोट्स वहां पे आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, कुछ होंगे आपके एसी के रिमोट, कुछ होंगे टीवी रिमोट, कुछ होंगे अलग अलग चीजों के रिमोट। ठीक है, उसके बाद आपको देखना होगा कौन सा रिमोट आपको लेना है। आपके रिमोट की कुछ कुछ फंक्शनैलिटी हो सकता है कुछ रिमोट के अंदर ज्यादा फंक्शनैलिटी हो, कुछ रिमोट के अंदर कम फंक्शनैलिटी हो। ठीक है, कोई वाईफाई सपोर्ट करता हो, कोई वाईफाई सपोर्ट ना करता हो, ऐसे करके काफी सारी चीजें होंगी। ऐसे अमेजोन के पास सिर्फ एक रिमोट नहीं है, अमेजोन के पास हजारों लाखों इतनी सारी कैटेगरीज हैं, उनके पास इतने सारे आइटम्स हैं। ये सारे के सारे एक रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी कुछ रियल वर्ल्ड स्टेट्स है, रियल वर्ल्ड बिहेवियर है। तो ये सारी सारी आपको अगर चीजें प्रोग्रामिंग के अंदर डिनोट करनी है तो वहां पर आपको ऊप्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ऊप्स की हेल्प से आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाते हो। प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हो यार आप लोग, ठीक है, मैं प्रोग्रामिंग, हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों कर रहे हैं, ताकि इस टेक्नोलॉजी का यूज करके, कंप्यूटर का यूज करके, प्रोग्रामिंग का यूज करके हम रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकें। और वहां पर ऊप्स बहुत ही पावरफुल चीज है। ऊप्स के जो कंसेप्ट होते हैं वो रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग के अंदर काफी ज्यादा जगहों पे यूज हो रहे होते हैं और आज हम वो सारे के सारे कंसेप्ट इस एक वीडियो के अंदर समझने वाले हैं। साथ ही साथ हम देखेंगे कंसेप्ट कैसे काम करते हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे इंप्लीमेंट कैसे होते हैं। सो दैट अगर आपके इंटरव्यू में कंसेप्ट पूछ रहे हो तो भी आप टेंशन नहीं लेना, सारे सारे कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपसे वो इंप्लीमेंट करने के लिए कहते हैं या फिर आपको कहीं पे इंप्लीमेंट करने हैं ऊप्स के कंसेप्ट, तो आप बड़े इजीली इंप्लीमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो एक बार बात कर लेते हैं कि इस वीडियो को देखने के लिए आपको किस किस चीज की जरूरत रहने वाली है। तो सबसे पहले यार मैं इस वीडियो के अंदर आपके जो नॉर्मल जावा के कंसेप्ट होते हैं, मतलब बिल्कुल बेसिक ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, ये सब हम नहीं बताने वाले। ठीक है, इसके अंदर हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे क्लासेस के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ, देन हम मूव करेंगे मेथड्स के अंदर, कंस्ट्रक्टर्स, देन हम देखेंगे इनहेरिटेंस कैसे काम करता है, फिर हम देखेंगे पॉलीमॉर्फिज्म कैसे काम करता है, रन टाइम, कंपाइल टाइम, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में। उसके बाद हम इनकैप्सुलेशन देखेंगे, एक्सेस मॉडिफायर्स देखेंगे, पैकेजेस वगैरह देखेंगे, फिर हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, किस तरीके से इंप्लीमेंट होती है, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है, इंटरफेसेस ये क्या होते हैं और इंटरफेसेस का यूज किस तरीके से करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो जो आपके नॉर्मल कंसेप्ट इसके अंदर आते हैं, जो छोटे छोटे कीवर्ड्स वगैरह आते रहेंगे, वो सारे सारे हम अलोंग द वे इसके साथ देखते रहेंगे। और इसके बाद आपके, मैं गारंटी कर सकता हूं कि ऊप्स के अंदर कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ऊप्स के अंदर जो भी कंसेप्ट होते हैं जावा के, वो आप बड़े इजीली ही टैकल कर पाओगे। ठीक है, तो सारे सारे जो छोटे मोटे ट्रिकी क्वेश्चन आते रहते हैं वो सारे सारे आप ठीक से कर पाओगे अगर आप इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखो। तो काफी सारी क्वेश्चंस के जो वन लाइनर क्वेश्चंस के जो बहुत वन लाइनर आंसर होते हैं वो सब मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा। तो कॉपी पेन लेके भी बैठ जाना साथ में और इंप्लीमेंट करते चलना मेरे साथ, काफी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे सारे आपके ऊप्स के कंसेप्ट है जो हम करने वाले हैं। मैं अपने क्लिप्स के अंदर यहाँ पे ऊप्स इज फन नाम का मैंने एक प्रोजेक्ट बना दिया है। इसके सोर्स के अंदर मैं एक नया पैकेज बनाने वाला हूं। इसका पैकेज का नाम हम रख देते हैं, लेट्स कॉल दिस बेसिक्स फिनिश, और इसके अंदर एक न्यू क्लास बना देते हैं, न्यू क्लास, लेट्स कॉल दिस मेन क्लास। ठीक है, तो ये हमारी मेन क्लास बन चुकी है और ये मेन क्लास है। इसके अंदर हम नॉर्मल अपना प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले तो मेन मेथड बनाते हैं। तो मेन मेथड बनाने के लिए हम मेन लिखेंगे, कंट्रोल स्पेस मेन मेथड, इसके अंदर कुछ भी हम लिखते हैं जैसे सिस आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और इस प्रोग्राम को हम रन कर देते हैं। तो इस ग्रीन बटन को आप क्लिक करोगे तो आपका ये रन हो जाएगा और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो ये नॉर्मल आपकी प्रोग्रामिंग थी। अब हम देखते हैं कि क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्योंकि ऊप्स के जो सबसे छोटे, जो सबसे बेसिक कंपोनेंट होते हैं वो होते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। और कई बार हमें क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की समझ नहीं आ रही होती कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या होते हैं। मतलब वो ब्लूप्रिंट वाला एग्जांपल देख के कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो हम बड़े इजी तरीके से समझने वाले हैं कि क्लासेस क्या होती हैं और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिक जो चीजें होती हैं ऊप्स की वो होते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले मैं एक नॉर्मल क्लास बनाता हूं। सबसे पहले एक चीज याद रख लेते हैं, ये चीज हमें पता भी होगी कि एक जो फाइल हमने बनाई है जिसका एक्सटेंशन डॉट जावा, उसके अंदर एक पब्लिक क्लास हो सकती है, सिर्फ एक पब्लिक क्लास होगी और उसका नाम, जैसे यहाँ पे मेन क्लास है तो इस फाइल का नाम भी मेन क्लास डॉट जावा है, दोनों का नाम सेम होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा इस फाइल के अंदर आप मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो अपनी मर्जी से, मतलब जितनी मर्जी क्लासेस बनानी। ठीक है, तो लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास बनाता हूं और नॉर्मल पर्सन क्लास बनाता हूं
और पर्सन क्लास के पास लेट्स से कुछ इसकी प्रॉपर्टीज है। इसके पास एक नेम होगा, हर एक पर्सन का कुछ नेम होता है और कुछ एज होगी। तो ये आपकी एक नॉर्मल क्लास थी। अब ये क्लास जो है ये ऐसी पड़ी रहेगी मेमोरी के अंदर, ठीक है, ये यूज नहीं होने वाली। अगर मैंने Amazon के प्रोडक्ट में जाके एक रिमोट नाम की क्लास बना दिया तो वो रिमोट नाम की क्लास ऐसे ही पड़ी रहेगी, उसके अंदर कोई रिमोट नहीं आने वाले, ठीक है। वो क्लास कोई मेमोरी में जगह नहीं ले रही होगी, वो बस ऐसे पड़ेगी। मतलब मेमोरी में जगह नहीं ले रही होगी, मतलब ये आपके प्रोग्राम तो होगा, प्रोग्राम वाली मेमोरी में जगह ले रही होगी, लेकिन रन टाइम पे कोई मेमोरी में जगह नहीं ले रही होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर कोई ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है। तो क्लासेस के आपको मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। ये पर्सन, जैसे वो ब्लूप्रिंट कहते हैं ना, हाँ वो ब्लूप्रिंट सही चीज है, पर्सन एक ब्लूप्रिंट ही है। इस पर्सन की हेल्प से आप मल्टीपल पर्सन छाप सकते हो। जैसे कि एक ब्लूप्रिंट की हेल्प से आप मल्टीपल घर बना सकते हो, वैसे ही इस पर्सन क्लास की हेल्प से आप मल्टीपल पर्सन बना सकते हो। और हर पर्सन का कुछ नेम होगा, हर पर्सन का कुछ एज होगा, ठीक है। आई थिंक ये चीज क्लियर हो रही हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाता हूं और आप देखोगे पर्सन का ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, एक नया पर्सन कैसे क्रिएट किया जाता है। तो पर्सन लेट्स से P1 इक्वल्स टू न्यू पर्सन, ठीक है, न्यू का मतलब नया, और न्यू कीवर्ड की हेल्प से हम नए ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जावा के अंदर, ठीक है। तो ये एक न्यू करके मैंने पर्सन लिखा और यहां पर ये जो पर्सन है इसका एक नया ऑब्जेक्ट बन चुका है और उसका नाम है P1। अब ये P1 जो है वो एक ऑब्जेक्ट है और इस P1 के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि है नेम और एज। ये देखो यहाँ पे P1 के बाद मैंने लिखा डॉट, डॉट लगाओगे जैसे ही, वैसे ही आप P1 की जो भी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर होंगे वो सारे आप एक्सेस कर पाओगे। तो ये डॉट बहुत ही काम की चीज रहने वाली है, ठीक है। तो ये एज इसकी प्रॉपर्टी है, ये नेम इसकी प्रॉपर्टी है। इसके अलावा कुछ और भी इसके पास आ रहा है, जैसे देखोगे ये इक्वल्स, नोटिफाई, ये सब कहां से आ रहा है ये सब अभी हम देखेंगे। ये बेसिकली आपका इनहेरिटेंस की हेल्प से आ रहा होता है। ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर ये सारी चीजें डिफाइन है, तो वो हम देखेंगे इनहेरिटेंस के अंदर, ठीक है, टेंशन मत लो। तो P1 डॉट लिखा मैंने और यहां पर सिर्फ ये देखो एज और नेम आ रहा है और ये दोनों पर्सन से आ रहे हैं। अगर मैं P1 डॉट एज इक्वल्स टू लेट्स से कर देता हूं 24, P1 डॉट नेम मैं कर देता हूं सपोज अनुज, ठीक है। ये हमने P1 यहां पर बना दिया है और अगर मुझे इसकी ये वेरिएबल्स एक्सेस करने हैं तो मैं यहां पे लिखूंगा P1 डॉट एज और P1 डॉट नेम, ठीक है। इसको मैं रन करता हूं और यहां पे देख रहे हो 24 और अनुज प्रिंट हो रहा है। तो यही था यार एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट, ये पर्सन क्लास थी, ठीक है। और उस पर्सन क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट था आपका P1। इस P1 की तरह ही आप मल्टीपल और हजारों 1500 जितने आपको ऑब्जेक्ट बनाने होते हैं आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन मैंने लिखा P1 के लिए, सिमिलरली मैं एक पर्सन बना दूंगा P2 और ये एकदम नया पर्सन होगा और ये पर्सन मेमोरी के अंदर एक अलग जगह ले रहा होगा और इस पर्सन की कुछ अलग वैल्यूज होंगी, इस पर्सन का कुछ अलग बिहेवियर होगा। सपोज 31 है इसकी एज एंड इसका नेम है कुछ भी, मतलब कुछ भी नाम है इसका, हमें नहीं पता, कोई रैंडम जेन डो। इसको हम यहां पे चलाते हैं। 24 अनुज आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे P1 डॉट एज एंड P1 डॉट नेम लिखा है। सेम अगर मैं P2 के लिए करता हूं तो यहां पर P2 की एज आ जाएगी और P2 का नेम आ जाएगा। इसको मैं चलाता हूं तो देख रहे हो 31 एंड कुछ भी। तो यहां पर मेमोरी के अंदर दो चीजें हैं, एक जगह पे पड़ा हुआ है अनुज वाला पर्सन, एक जगह पे कुछ भी वाला पर्सन पड़ा हुआ है। दोनों के पास अपने अपने एज, अपने अपने नेम है, लेकिन दोनों बने किसकी हेल्प से हैं? इस पर्सन क्लास की हेल्प से बने हैं। अब इस पर्सन क्लास की हेल्प से आप जितने मर्जी पर्सन बना सकते हो। तो आपको समझ में आ रहा होगा जब मैंने कहा था कि मेमोरी के अंदर कुछ भी, क्योंकि पर्सन ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ब्लूप्रिंट लेके आप रहने नहीं लग जाओगे इसके अंदर, ब्लूप्रिंट के अंदर नहीं रह सकते, घर के अंदर रह सकते हो। इसी तरीके से पर्सन क्लास कुछ भी नहीं है, इस पर्सन क्लास से आप कुछ नहीं कर सकते। इस पर्सन क्लास के जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हो उसकी हेल्प से आप चीजों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अब मूव कर जाते हैं थोड़ा मेथड्स के ऊपर, मेथड्स की बात कर लेते हैं। तो हर क्लास के पास दो चीजें होती है, एक तो प्रॉपर्टीज और दूसरा बिहेवियर। ये जो हमने स्ट्रिंग, एज और नेम बनाया यहाँ पर, ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब बात कर लेते हैं बिहेवियर क्या होता है। तो हर कोई ऑब्जेक्ट कुछ कर भी सकता है, जैसे कि रिमोट का एग्जाम्पल लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी है कि इसका कलर व्हाइट है, इसके अंदर कुछ 8-10 बटन है, बैटरीज कितनी यूज कर सकता है, ये इसकी प्रॉपर्टीज थी। अब इसका बिहेवियर क्या होगा कि आप इससे टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो एसी को, इससे आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो टेम्परेचर को, आप इस साथ मल्टीपल चीजें कर सकते हो। ये इसका बिहेवियर है। सिमिलरली एक पर्सन है जिसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि हर पर्सन की कुछ प्रॉपर्टी है, इसका नेम है, कुछ इसका एज है। अब इसका बिहेवियर क्या होगा, बिहेवियर भी जान लेते हैं। हर पर्सन क्या क्या चीजें कर सकता है। तो पर्सन वॉक कर सकता है, पर्सन ईट कर सकता है, इसके मल्टीपल बिहेवियर हो सकते हैं। हम 2 बिहेवियर बना देते हैं। तो लेट्स से पब्लिक
अभी फिलहाल के लिए हम पब्लिक प्रोटेक्टेड इन सबसे दूर रहते हैं, ये सब के सब हम बाद में देखेंगे, ठीक है। वॉइड वॉक, और इसके अंदर हम डाल देते हैं ठीक है। तो ये मैंने इस पर्सन की कुछ बिहेवियर भी बना दिया है, जैसे कि पहला है वॉक, दूसरा है ईट। तो अब जितने भी पर्सन होंगे इन सबके पास ये वाला बिहेवियर आ जाएगा। ये जो मैंने P1 और P2 दो पर्सन बनाए थे, दो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे, अब इन दोनों के पास ये वाला बिहेवियर भी आ चुका है। और अगर आपको वो बिहेवियर एक्सेस करना है तो किसकी हेल्प से करोगे, वही वो जो डॉट बताया था मैंने, डॉट से आप प्रॉपर्टीज भी एक्सेस कर सकते हो और बिहेवियर भी एक्सेस कर सकते हो। तो P1 डॉट ईट अगर आप करोगे तो P1 डॉट ईट आ जाएगा। उसके बाद आप लिख दो P2 डॉट लेट्स से वॉक, ठीक है। तो P1 तो ईट कर रहा है, मतलब जिस टाइम पर P1 खा रहा है उस टाइम पर P2 वॉक कर रहा है, ठीक है। इसको हम रन करते हैं तो यहां पर लिखा रहा है 31 कुछ भी, आप देखो अनुज इज ईटिंग एंड कुछ भी इज वॉकिंग। तो जान लेते हैं यहां पर हुआ क्या। तो सबसे पहले तो P1 डॉट ईट ये चीज हुई, और P1 डॉट ईट का मतलब क्या है, तो P1 वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका ये ईट वाला फंक्शन कॉल कर दो, ईट वाला मेथड कॉल कर दो, ठीक है। तो ये रहा वो ईट वाला मेथड, और इसमें हो क्या रहा है, नेम इज ईटिंग। तो ये सबसे पहले नेम है, तो इसने इस वाले P1 वाले ऑब्जेक्ट का जो नेम है वो उठाया, और P1 वाले ऑब्जेक्ट का नेम आपको याद होगा हमने रखा था अनुज, राइट। तो P1 वाले ऑब्जेक्ट का नेम आया, यहां पर वो नेम चला जाएगा, देन इज ईटिंग, ये सारा नॉर्मल स्ट्रिंग है, ठीक है। स्ट्रिंग के अंदर हमने ये प्लस वाला ओवरलोड किया हुआ है, तो यहां पे आ रहा है अनुज इज ईटिंग। और दूसरा मैंने लिखा है P2 डॉट वॉक। तो P2 का आपका नेम था, आपको याद होगा P2 का नेम है कुछ भी, और उसका है डॉट वॉक। डॉट वॉक के अंदर हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ, तो यहाँ पे P2 का नेम आया, P2 का नेम था कुछ भी, देन इज वॉकिंग, तो कुछ भी इज वॉकिंग। तो इस तरीके से हम इस क्लास के ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से यहां पर हम बिहेवियर को भी एक्सेस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप यहां से प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हो, जैसे आप ये P1 डॉट नेम करके आपने प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया। सिमिलरली आप P1 डॉट ईट और P2 डॉट वॉक करके आपने यहाँ पे इसके बिहेवियर को भी डॉट की हेल्प से एक्सेस कर लिया। तो इसकी हेल्प से आप जो आपने जो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को एक्सेस कर पाते हो। तो ये थे आपके नॉर्मल मेथड्स। अब जरा बात कर लेते हैं मेथड्स के अंदर भी काफी और भी टाइप की चीजें हो जाती हैं, जैसे कि ये जो वॉक वाला फंक्शन है और ये ईट वाला जो फंक्शन है, मैं फंक्शन और मेथड बोल रहा हूं बार बार इंटरचेंजेबली, दोनों के दोनों फर्क नहीं पड़ता, आप मेथड बोलो फंक्शन बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो जैसे ये ईट वाला जो मेथड है, इस ईट वाले मेथड के अंदर आप और भी चीजें कर सकते हो, जैसे कि मैं आपको वैसे लास्ट वीडियो में बता देता जहां पर हमने जावा इन वन वीडियो देखा था, उसके अंदर आपको बता दें कि जो मेथड्स होते हैं वो अलग अलग आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं और उनके रिटर्न टाइप भी कुछ कुछ होते हैं। यहां पर ये जो रिटर्न टाइप है वो है वॉइड, फंक्शन का नाम, उसके बाद यहां पर आप आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो। तो यहां पर हम आर्ग्यूमेंट्स डाल के देखते हैं। तो सबसे पहले लेट्स से यहां पर मैं वॉक के अंदर ही थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। वॉक वाला फंक्शन एक नॉर्मल है और एक नॉर्मल और वॉक वाला फंक्शन बना देता हूं, वॉइड वॉक, और इसके अंदर मैं डाल दूंगा इन स्टेप्स सिस आउट। तो यहां पर हमने क्या किया, यहां पे एक वॉक के साथ स्टेप्स भी डाल दिए कि आप बता सकते हो आपकी ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो पर्सन है, ये कितने स्टेप्स वॉक किया इसने, और वो यहां पर आपके उतने स्टेप्स ये वॉक करेगा। ये आप नॉर्मल जैसे समझ सकते हो कि कोई रोबोट आपने बनाया, उस रोबोट को आपको बताने की कितने स्टेप्स आपको वॉक करना है, तो आप रोबोट डॉट वॉक करोगे, साथ में उसको बताओगे स्टेप्स, तो वो उतने स्टेप्स वॉक करेगा और फिर वहां पर रुक जाएगा। तो इस टाइप का कुछ है। तो यहां पर आपने P2 डॉट वॉक ऐसे नॉर्मल ना कॉल करने की बजाय आप इसके अंदर एक और चीज डाल सकते हो जो कि है उसका स्टेप्स। सपोज करो मैंने यहां पर डाला 2, तो अब ये P2 डॉट वॉक 2 ना क्या करेगा, ये इस वाले वॉक फंक्शन को कॉल नहीं करेगा, अब ये इस नीचे वाले वॉक फंक्शन कॉल करेगा जिसके अंदर आपके इंट स्टेप्स जा रहे हैं। अब इसे रन करता हूं, आपको पता चलेगा फिर। जैसे मैं ये साइड जो चीजें है ना, इनको मैं नहीं प्रिंट करता, तो कमांड स्लैश से इसको मैं कर दूंगा कमेंट, इसको भी कमेंट कर देता हूं। यहां पे आ रहा है नेम वॉक 2 स्टेप्स। ओके, नेम ऐसे नहीं आना चाहिए था, ठीक है, नेम ऐसे नहीं आएगा। अब इसे रन करते हैं। तो कुछ भी वॉक 2 स्टेप्स, कुछ भी एक अच्छा नाम नहीं है, इसकी जगह हम कुछ भी और डाल देते हैं, लेट्स से शिवम। शिवम डाला मैंने, और अब आ रहा है शिवम वॉक 2 स्टेप्स। तो शिवम ने अब 2 स्टेप्स वॉक किए यहाँ पे। तो यहां पर देखो ये वॉक वाला फंक्शन मैंने एक ऐसे ही बनाया था और एक दूसरा वॉक वाला फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए। इनको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स आप मल्टीपल चीजें पास कर सकते हो यहाँ पे, मतलब अभी मैंने इंट स्टेप्स डाला, इसके अंदर आप कुछ और भी चीजें डाल सकते हो। तो ये सारे जो कंसेप्ट थे, ये जो भी मैंने आपको बताया दोबारा से मेथड्स वगैरह के बारे में, ये सब बताने की जरूरत थी नहीं, ये सब आपके ऊप्स के कोई पार्ट नहीं है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको ये क्यों बताया, क्योंकि यहां पर मैं एक और चीज आपको बताना चाहता था, वो है आपका पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म एक काफी बड़ा वर्ड है और
समझ में नहीं आता कई बार होता क्या है, लेकिन यहां पर अभी हमने वो देख भी लिया, आपको शायद ना पता चला हो। ये जो वॉक वाला जो फंक्शन है ये 2 बार कॉल हो रहा है, एक बार नॉर्मल बिना आर्ग्यूमेंट्स के, एक बार स्टेप्स वाला आर्ग्यूमेंट ये ले रहा है। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ ग्रीक वर्ड, 2 वर्ड से बना है, पॉली एंड मॉर्फिज्म, मतलब मल्टीपल फॉर्म्स आप ले सकते हो। और वॉक यहां पर मल्टीपल फॉर्म्स ले रहा है, देख रहे हो, एक बार ये स्टेप्स वाली फॉर्म ले रहा है, एक बार ये बिना आर्ग्यूमेंट वाली फॉर्म ले रहा है, और दोनों के दोनों आप कॉल करा सकते हो। जैसे कि p2.walk, p2.walk आप नॉर्मल भी कर सकते हो और p2.walk आप स्टेप्स के साथ भी कर सकते हो। और जब आप रन करोगे तो दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फंक्शंस कॉल करेंगे। p2.walk ये वाला फंक्शन कॉल करेगा एंड यहाँ पे लिखा है शिवम इज वॉकिंग, और p2.walk विथ 2 ये वाला फंक्शन कॉल करेगा और यहाँ पे लिखा है शिवम वॉक 2 स्टेप्स। ठीक है, तो इस चीज को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाइल टाइम पे ही इसकी चेकिंग हो रही है। कैसे? अभी आप इस पर क्लिक करोगे ना, ओपन डिक्लेरेशन, यहां पे जाओगे तो यहां पर देख रहे हो शिवम इज वॉकिंग, ये यहां इस वाले फंक्शन पे चला गया। और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं, नीचे वाले पे कमांड की को होल्ड करना है और इस पर क्लिक करना है, तो अब यहां पे देख रहे हो आप नीचे वाले फंक्शन पे आ चुके हो। तो इस टाइम पर अभी आपने प्रोग्राम रन नहीं किया, अभी आप कंपाइलर के अंदर ही हो, अभी आप कंपाइल ही हो रहा है, और कंपाइल टाइम पे आप बता सकते हो कि कौन सा वाला फंक्शन कॉल होने वाला है। इस चीज को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म 2 टाइप के होते हैं। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हम बाद में देखेंगे जब हम थोड़ा इनहेरिटेंस पढ़ लेंगे, ठीक है, वो थोड़ा उससे रिलेटेड है। तो आगे मूव करते हैं और अब बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स एक्चुअली फंक्शंस नहीं होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स बेसिकली काम आते हैं आपके नए नए ऑब्जेक्ट्स बनाने के। ठीक है, तो जैसे कि ये जो आपका जो पर्सन क्लास है, इसके अंदर इसके आपको अगर ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो आपको कंस्ट्रक्टर की जरूरत पड़ती है। आप बोलोगे भैया अभी तक तो जरूरत पड़ी नहीं है, मैंने तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स बना भी लिए पर्सन क्लास के, एक P1 बनाया एक P2 बनाया, अभी तक तो हमें जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पर भी एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको जावा ऑलरेडी देता है। आप अगर नहीं बनाओगे कोई कंस्ट्रक्टर तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आपको जावा देगा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, और वो है ये वाला। तो आपने जब ये न्यू के बाद जो भी चीज आप करते हो ना, वो एक्चुअली आप कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहे होते हो। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्ट करके देता है आपको एक नया ऑब्जेक्ट, इस तरीके समझ सकते हो। और ये बेसिकली रिटर्न करता है आपको ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो न्यू पर्सन ये आप कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और ये आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो कि आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए आप लिखोगे पब्लिक और क्लास का नाम, कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे आप, और इसके अंदर आप जैसे कुछ भी मैं लिख देता हूं, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब जरा मैं इसे चलाता हूं, आप देखना क्या होता है। तो यहां पे देख रहे हो क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट 2 बार प्रिंट हुआ, पहले क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट, उसके बाद शिवम इज वॉकिंग, शिवम वॉक 2 स्टेप्स। तो ये कैसे हुआ? ये तो हमने कॉल ही नहीं कराया, तो ये हुआ एक्चुअली कॉल कराया आपने। ये आपने जब लिखा ना P1 इक्वल्स टू न्यू पर्सन, तो उस टाइम पे आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। सिमिलरली जब आपने लिखा P2 इक्वल्स टू न्यू पर्सन, तो यहां पर दोबारा से आपका वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और ये है वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर्स आर बेसिकली यूज्ड टू क्रिएट न्यू ऑब्जेक्ट्स। तो इसकी हेल्प से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसके साथ आप और भी काफी सारे काम कर सकते हो। देख सको, सपोज आपको जानना है कि आप कितने कंस्ट्रक्टर, कितने पर्सन आप बना देते हो, तो उसके लिए आप यहां पर सपोज कुछ काउंट वगैरह बना सकते हो, जैसे कि इंट काउंट, ठीक है, और काउंट प्लस प्लस। तो जब भी आप एक नया पर्सन बनाते हो तो आप काउंट को प्लस प्लस कर देते हो यहां पर। तो इसको अगर आपको एक्सेस करना है तो आपको एक स्टैटिक बनाना पड़ेगा। स्टैटिक बनाते ही इसका मतलब होता है कि अब ये एक क्लास की प्रॉपर्टी हो चुकी है, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं रही। ठीक है, अगर मैं यहां पे प्रिंट करा के देखूं पर्सन काउंट, तो अब जरा इसे रन करते हैं। यहां पे आ रहा है 2, देख लो 2 लिखा रहा है। और ये 2 लिखा क्यों आया? अब जरा बात कर लेते हैं, यहां पर 2 क्यों लिखा है, और ये स्टैटिक इंट काउंट और ये सब हो क्या रहा है। तो बेसिकली स्टैटिक कीवर्ड की हेल्प से आप क्लास के ऑब्जेक्ट या फिर क्लास की प्रॉपर्टीज आप बना सकते हो। ठीक है, क्लास की प्रॉपर्टीज। तो क्लास की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि इसको एक्सेस करने के लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आपने स्टैटिक यहां भी देखा था मेन मेथड के अंदर, तो अगर आपको मेन मेथड यूज करना है तो आपको इस मेन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। मेन मेथड आप नॉर्मली इस क्लास की हेल्प से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हो, राइट। उसी तरीके से अगर आपको कुछ ऐसे वेरिएबल्स, कुछ ऐसे फील्ड्स बनाने जो कि क्लास के लिए कॉन्स्टेंट रहने वाले हैं, ये किसी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करेंगे, तो वहां पर आपको स्टैटिक कीवर्ड यूज करना होता है। अब जैसे मुझे जानना था कि कितने पर्सन बन रहे हैं, तो वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की कोई प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकती, राइट। ये तो किसी कोई और ही कोई बॉडी है, कुछ गॉड है, सपोज गॉड बना रहा है पर्सन को, तो उसके पास ये सारी वैल्यू रहनी चाहिए कि कितने काउंट में कितने पर्सन बना दे रहा हूं, राइट। तो इसीलिए ये स्टैटिक इंट काउंट, ये किसी ऑब्जेक्ट की तरफ से आप इसको एक्सेस नहीं करोगे, इसको आप डायरेक्ट इस क्लास की हेल्प से एक्सेस कर सकते हो। और देखो मैं एक्सेस भी कैसे कर रहा हूं,
मैंने डायरेक्ट लिखा पर्सन डॉट काउंट, मैंने कोई पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के इसको नहीं एक्सेस किया, मैंने पर्सन डॉट काउंट लिखा और मैं इसे एक्सेस कर पा रहा हूं, राइट। तो ये स्टैटिक कीवर्ड वहां पे काम में आता है और मैं इस काउंट को प्लस प्लस कर रहा हूं। जब भी मैं एक नया पर्सन बना रहा हूं तो मैं इस काउंट की प्रॉपर्टी को इंक्रीमेंट कर दे रहा हूं। तो मैंने यहाँ पर 2 बार पर्सन बनाया, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा है, ठीक है। आप जितने मर्जी काउंट बनाओगे, जितने मर्जी पर्सन बनाओगे, उतने आपको यहाँ पे काउंट इंक्रीज होता रहेगा। तो ये बेसिकली मैं आपको कंस्ट्रक्टर बता रहा था, तो उसके साथ मैंने आपको स्टैटिक भी यहाँ पर बता दिया। और कंस्ट्रक्टर के बारे में थोड़ी और बातें कर लेते हैं। कंस्ट्रक्टर का यूज आप और भी काफी चीजों के लिए करते हो। जब आपको अपनी प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करना होता है तो वहां पर ही हम कंस्ट्रक्टर का यूज कर रहे होते हैं। हमारी प्रॉपर्टीज है यहाँ पर नेम और एज। सपोज करो जैसे यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पहले आपने एक पर्सन बनाया, उसके बाद आप उसकी एज और नेम को यहाँ पर बता रहे हो। दोबारा से आपने एक पर्सन बनाया, उसके बाद दोबारा से आप उसकी एज और नेम को बता रहे हो। अगर आपको ये नहीं करना, आप चाहते हो कि जैसे मैं पर्सन बनाऊं तो इसका कुछ ना कुछ एज और नेम होना चाहिए, राइट। पर्सन एक नया नया क्रिएट हुआ है तो उसकी आप चाहते हो ना कोई एज और नेम तो होगी। कोई आप डेटाबेस बना रहे हो, वहां पे पर्सन डाल रहे हो तो, राइट। उसके लिए आप कंस्ट्रक्टर का यूज कर सकते हो। तो ये था एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर। आप चाहो तो कंस्ट्रक्टर को ओवरलोड कर सकते हो, मतलब एक और कंस्ट्रक्टर बना सकते हो जो कि कुछ आर्ग्यूमेंट लेगा अपने अंदर। तो जैसे सपोज करो ये एज आर्ग्यूमेंट ले रहा है, एज नहीं, इसका नाम मैं कुछ और डालता हूं, इसका नाम डालता हूं मैं लेट्स से न्यू एज और इंट न्यू नेम, ठीक है। तो ये 2 चीजें ले रहा है अपने अंदर, एक तो एज ले रहा है और एक नेम ले रहा है। और ये क्या करेगा, ये जो आपका जो पर्सन है जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज है नेम और एज, उनको आपको इनिशियलाइज करना है, ठीक है। तो जब भी आपका नया पर्सन बनेगा उसका नेम होना चाहिए ये जो न्यू नेम आ रहा है, उसका एज होना चाहिए जो न्यू एज आ रहा है, ठीक है। तो मैं करूंगा नेम इक्वल्स टू न्यू नेम और एज इक्वल्स टू न्यू एज। ये नेम जो होगा वो आपका स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो वहां से वो एरर चला गया। तो अब इस कंस्ट्रक्टर को अगर आपने कॉल किया तो आपका जो ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वो उस ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इस प्रॉपर्टीज के इक्वल होंगी, ठीक है। अब जरा इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करके देखते हैं। तो अब मैं ये करता हूं ना, ये जो P1 ये जो P2 मैंने बनाया है, P2 को मैं इस तरीके से नहीं बना रहा। P2 को बनाते टाइम ही मैं उसको बता दूंगा कि एज क्या रहने वाली है। तो एज होगी आपकी 31 और नेम होगा आपका शिवम। इस बार मैं पूरा नाम डाल देता हूं ताकि आपको डिफरेंस पता चल जाए। तो मैंने नाम एज डाला 31, उसके बाद मैंने यहाँ पर नेम डाला शिवम शर्मा। तो उसके बाद मुझे ये तो चीजें लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि इसका एज और नेम क्या रहने वाला है। तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो मैंने इसको यहां से हटा दिया और अब मेरी जो प्रॉपर्टीज हैं ये कंस्ट्रक्ट होते टाइम ही इनिशियलाइज भी हो जाएंगी। इसको मैं रन करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे जो नेम आ रहा है वो आ रहा है शिवम शर्मा वॉक्ड 2 स्टेप्स और काउंट अब आ रहा है 1। तो काउंट आपका 1 आ रहा है। अब ये भी चीजें समझते हैं हम कि यहाँ पर 2 चीजें हुई हैं अभी। तो सबसे पहले तो P2 इक्वल्स टू न्यू पर्सन लिखा आपने। तो ये जब आपने इस पर क्लिक करूंगा ओपन डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर देखो ये इस वाले पर्सन पे आया। तो ये इस वाले पर्सन पे आया और इसके अंदर आपकी एज भी है और कुछ नेम भी है, ठीक है। तो इस बार आपने काउंट को इंक्रीमेंट नहीं किया, राइट। ये काउंट था आपका, काउंट को आपने इंक्रीमेंट नहीं किया, तो इसी वजह से वहां पे आपका काउंट आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, सिंपल है। इसलिए काउंट आपका 1 ही रहा। पहली बार जो आपने अनुज वाला पर्सन बनाया था उस टाइम पर तो आपका काउंट इंक्रीज हुआ, दूसरी टाइम पर आपका काउंट इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर आप चाहते हो कि इस वाले कंस्ट्रक्टर से आप ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करा दो, किसी और कंस्ट्रक्टर से किसी और कंस्ट्रक्टर कॉल कराना है, हो सकता है ना कि कुछ रीजन रहा हो, आप डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जो इंप्लीमेंटेशन है वो भी कॉल कराना चाहते हो, वो आप इसके अंदर नहीं लिखना चाहते। मैं नहीं चाहता कि मैं काउंट प्लस प्लस इस वाले फंक्शन के अंदर भी लिखूं। मैं नहीं चाहता कि क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट में इस वाले कंस्ट्रक्टर के अंदर भी लिखूं। मैं चाहता हूं कि इस काम को ये पुराना वाला कंस्ट्रक्टर संभाल ले मेरा। जिसको मैंने रन किया तो यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर अब आ रहा है क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट 2 बार लिखा आ रहा है, शिवम शर्मा इज वॉकिंग शर्मा वॉक्स 2 स्टेप्स, और यहाँ पर 2 लिखा आ रहा है। अब ये कैसे हुआ? तो यहां पर मैंने ये दिस कीवर्ड का यूज किया, और दिस कीवर्ड बेसिकली 2 तरीके से यूज होता है आपका। अभी हम देखेंगे दोनों तरीके किस किस तरीके से यूज होता है। तो दिस कीवर्ड की बात कर लेते हैं जरा। तो अगर आपको एक कंस्ट्रक्टर से कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है तो उसके लिए आप दिस कीवर्ड को इस तरीके से यूज कर सकते हो। तो मुझे चाहिए था कि ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जो कि कोई आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा, तो इसलिए मैंने दिस के बाद एक फंक्शन बनाया और उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया। तो इससे क्या होगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, ये चीज होने से पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और वो कंस्ट्रक्टर अपने काउंट को प्लस प्लस कर देगा। उसके बाद ये चीज प्रिंट कर देगा, जो चीज यहाँ पे नीचे प्रिंट भी हो रही है, और उसके बाद फिर ये चीजें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही होगी। तो दिस की हेल्प से आप अपनी क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर्स को कॉल कर सकते हो, राइट। तो ये तो एक था। और दूसरा तरीका देख लेते हैं दिस और कहां पर यूज होता है। तो सपोज करो मैं यहां पर नहीं चाहता था कि न्यू एज और न्यू नेम वाले वेरिएबल्स मैं नहीं लिखना चाहता, मैं चाहता हूं कि नॉर्मल में लिख दूं यहाँ पे एज और नेम। ठीक है, एज और नेम में लिखना चाहता हूं, और फिर ये भी यहां पे मुझे नेम और एज करना पड़ेगा। तो ये मैंने किया,
लेकिन अब यहाँ पर देख रहे हो कुछ कुछ वार्निंग्स आ रही हैं और ये कह रहा है कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, आप तो क्या कर रहे हो, इस एज को एज के अंदर ही डाल दे रहे हो और नेम को नेम के अंदर ही डाल दे रहे हो। ये कोई बात थी? मतलब आपने ये जो एज लिया, तो अगर आपको बताना है कि इस क्लास के जो एज वाले वेरिएबल को मुझे इस वाले एज के वेरिएबल में असाइन करना है, तो उसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि ये जो पहला वाला एज है ना, वो इस क्लास का एज है, ठीक है। तो उसके लिए दिस कीवर्ड यहां भी होता है। तो ये बताता है कि दिस डॉट एज, मतलब इस क्लास का जो एज है उसके अंदर डालो ये वाली एज की वैल्यू। सिमिलरली दिस क्लास का जो नेम है, इस क्लास का जो नेम है उसके अंदर ये वाली नेम की प्रॉपर्टी डालो। तो यहां पर आप देख लो दिस दो तरीकों से यूज हो रहा है। एक यूज हो रहा है इसी क्लास के दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए, एक यूज हो रहा है इसी क्लास के दूसरे पैरामीटर्स को एक्सेस करने के लिए। इस तरीके से दिस भी यूज होता है। तो हमने देखा दिस कैसे यूज होता है, हमने देखा स्टैटिक कैसे यूज होता है, हमने देख लिया कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं और कंस्ट्रक्टर को आप ओवरलोड भी कर सकते हो और इसकी हेल्प से आप अपने ये जो आपके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं इनको आप इनिशियलाइज भी कर सकते हो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गए आपके कंस्ट्रक्टर्स। आगे मूव करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि इनहेरिटेंस क्या होता है। और इनहेरिटेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। इनहेरिटेंस की हेल्प से ही वो जो आपका मैंने बताया था रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम होते हैं उसको आप इजीली बता पाते हो। वो इनहेरिटेंस का उसमें काफी ज्यादा रोल रहता है। इनहेरिटेंस का मतलब जैसे कि आप हो, आपके पापा की प्रॉपर्टी को आप इनहेरिट कर लेते हो, वैसे ही यहां पर भी सेम चीज है कि आप एक नॉर्मल क्लास बना सकते हो और उसकी जो पेरेंट क्लास होगी उससे आप उसकी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर सकते हो। यही होता है इनहेरिटेंस। क्लासेस के अंदर भी आप इनहेरिटेंस कर सकते हो, आप बना सकते हो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बना सकते हो, इज ए रिलेशनशिप आप बना सकते हो और आप बता सकते हो कि जो पेरेंट की जो कुछ प्रॉपर्टीज है मैं चाहता हूं कि ये पेरेंट की प्रॉपर्टीज चिल्ड्रन के पास चली जाए, सो दैट चिल्ड्रन को वो प्रॉपर्टीज दोबारा से बैठ के ना बनानी पड़े, ठीक है। जैसे ये पर्सन क्लास है और आप चाहते हो कि पर्सन क्लास एक पेरेंट है और उसके कुछ चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट। चिल्ड्रन हो सकते हैं जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो कुछ सपोज करो आपको एक मैनेजर क्लास बनानी है, एक डेवलपर क्लास बनानी है, ठीक है। तो डेवलपर और मैनेजर दोनों ही पर्सन है, ठीक है, दोनों ही पर्सन हो सकते हैं। तो डेवलपर इज पर्सन, मैनेजर इज ऑल्सो पर्सन, लेकिन दोनों के काम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कुछ काम होंगे जो दोनों के अलग अलग होंगे। तो उस टाइप की कुछ पिक्चर को यहाँ पर डिपिक्ट करने का ट्राई करते हैं। तो जैसे ये पर्सन है तो ऑब्वियसली नेम और एज तो कुछ ना कुछ होगा ही। वॉक और ईट भी वो कर ही रहे होंगे, इसको मैं कहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सन कुछ वर्क कर सकता है अपना, तो लेट्स से, ठीक है। तो ये पर्सन अपना काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो आपकी पर्सन क्लास होगी और अब मैं चाहता हूँ कि इसका चाइल्ड क्लास में बना सकूं। तो चाइल्ड क्लास बनाने के लिए आपको लिखना है क्लास, देन चाइल्ड क्लास का नाम लेट्स से डेवलपर एक्सटेंड्स पर्सन, ठीक है। तो एक्सटेंड्स का मतलब है कि ये इसको एक्सटेंड कर रहा है, राइट। तो पर्सन के पास जो भी प्रॉपर्टीज होंगी वो डेवलपर्स के पास अब आ जाएंगी इजीली। और यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, ऐड कंस्ट्रक्टर। तो ये कह रहा है कि ये वाला जो आपने कंस्ट्रक्टर यहाँ बनाया था पर्सन वाला, ऐसा ही कंस्ट्रक्टर आपको यहाँ भी बनाना पड़ेगा। मतलब आप डेवलपर का जब ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो तो, और आपको पता है जब आप पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाने जाते हो तो आपको एज और नेम अब जरूरी है, राइट। एज और नेम के बिना आपका काम नहीं चलने वाला। तो इसीलिए ये कह रहा है कि जब आप डेवलपर का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो तो उसके लिए भी एज और नेम बताना बहुत जरूरी है और उसके लिए कॉल कर रहा है यहाँ पर सुपर। अब जरा सुपर को भी देख लेते हैं। इनहेरिटेंस की बात कर ही रहे तो सुपर कीवर्ड भी बहुत जरूरी हो जाता है, वो भी जरा देख लेते हैं। तो सुपर कीवर्ड क्या करता है, ये बेसिकली अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम में आता है। यहां पर मैंने बनाई एक डेवलपर क्लास। डेवलपर क्लास ले रही है इंट एज और स्ट्रिंग नेम और ये कॉल कर दे रही है सुपर को। सुपर पे अगर हम जाएं तो यहाँ पर देख लो सुपर में ये पर्सन खुल जा रहा है। तो सुपर के अंदर ये पर्सन खुल जा रहा है और ये वाला पर्सन यहाँ पे कॉल हो रहा है। तो बेसिकली आपने नेम और एज यहाँ से पास कर दिया। तो जब आप एक नया डेवलपर बनाओगे अब तो एक नया पर्सन अपने आप वहां पर वो बन जाएगा, क्योंकि डेवलपर इज अ पर्सन, राइट। तो मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि आपने डेवलपर बना दिया लेकिन वो पर्सन ही नहीं है। रोबोट तो हो नहीं सकता डेवलपर, राइट। हो भी सकता है, पता नहीं, बट हमारे केस में वो पर्सन भी कॉल होगा, राइट। तो ये तो था सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड बेसिकली अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के काम में आता है, ठीक है। और पेरेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को अगर आपको एक्सेस करना है तो वहां पर सुपर कीवर्ड काम आता है। दिस कीवर्ड के हेल्प से आप करंट कंस्ट्रक्टर और करंट प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हो। सुपर कीवर्ड के हेल्प से आप सुपर मतलब पेरेंट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हो। सिंपल है। तो पर्सन तो P2 ऑलरेडी बना हुआ है, मैं एक डेवलपर बनाता हूं। तो डेवलपर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं डेवलपर D1। तो डेवलपर के अंदर आपको एज और नेम बताना जरूरी है क्योंकि एक वही कंस्ट्रक्टर है एज और नेम वाला। तो एज आप बता दो लेट्स से 24, नेम आप मेरा डाल सकते हो अनुज, ठीक है। तो ये मैंने एक डेवलपर बनाया और अब देखते हैं डेवलपर के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो D1 डॉट आप देख रहे हो यहाँ पे एज है, नेम है, डू वर्क है, ईट है और साथ में वॉक भी हो गई। ये रहा वॉक और वॉक स्टेप्स वाला। ये सब कहां से आया, ये सब मैंने डेवलपर के अंदर नहीं बनाया। ये सारी प्रॉपर्टीज और ये सारे बिहेवियर इसके पास इसके पेरेंट से आ रहा है। जैसे मैंने बताया था इनहेरिट कर रहा है
तो ये सारी प्रॉपर्टीज को ये इनहेरिट कर रहा है अपने पेरेंट्स से। और जावा के अंदर इनहेरिटेंस अगर आपको सपोर्ट करना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है ये एक्सटेंड्स कीवर्ड। एक्सटेंड्स कीवर्ड की हेल्प से आप बता सकते हो कि ये वाली क्लास जो है वो किस क्लास से एक्सटेंड कर रही है। मल्टीपल लेवल्स की आप एक्सटेंशन कर सकते हो, मतलब कि डेवलपर्स के अंदर भी हो सकता है कि मल्टीपल अलग अलग टाइप के डेवलपर्स हों, तो आप डेवलपर के अंदर एक और इसका चिल्ड्रन बना सकते हो, जो कि हो सकता है सपोज करो क्यूए हो गया। और पर्सन क्लास के पास जो प्रॉपर्टीज थी जैसे कि उसका नेम और उसका एज, वो सारा जो था वो हमने नहीं बनाया इस डेवलपर के अंदर, लेकिन वो फिर भी इसे मिल रहा है थ्रू इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस तरीके से इनहेरिटेंस काम करता है। d1 डॉट आप एक्सेस कर सकते हो d1 डॉट वॉक, और जब आप लिखोगे d1 डॉट वॉक तो देखते हैं क्या होता है। अनुज इज वॉकिंग लिखा आ रहा है। जरा देखते हैं ये क्यों हो रहा है। जब मैंने किया d1 डॉट वॉक तो वॉक d1 ये डेवलपर का ऑब्जेक्ट है, लेकिन डेवलपर के पास कोई वॉक फंक्शन नहीं है। तो जब इसको यहां पर कोई वॉक फंक्शन नहीं मिला, इस क्लास के अंदर कोई वॉक फंक्शन नहीं मिला, तो ये इसके नियरेस्ट पेरेंट पे गया। ठीक है, नियरेस्ट पेरेंट है इसका पर्सन, इसके जस्ट ऊपर जो पेरेंट है वो है पर्सन। अब पर्सन में ढूंढेगा, पर्सन में वॉक फंक्शन है तो पर्सन में देखेगा हाँ वॉक फंक्शन है, तो यहां पर ये प्रिंट कर देगा। अगर पर्सन के अंदर वॉक फंक्शन नहीं मिलता तो ये उसके पेरेंट पे जाता और वहां चेक करता कि क्या यहां पर वॉक फंक्शन है, और अगर वहां नहीं मिलता तो फिर और उसके ऊपर जाता है। इस तरीके से काम होता है इनहेरिटेंस के अंदर। और जो मैंने आपको बताया था कि इसके अलावा भी, वॉक के अलावा भी काफी सारे और भी फंक्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि ये देख लो इक्वल्स, गेट, हैश कोड और नोटिफाई, ये सब कहां से मिल रहा है इसे, ये सब मिल रहा है इसे ऑब्जेक्ट क्लास से। यहां पर देख लो ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है राइट साइड में, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर्सन लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि ये वाला फंक्शन या ये वाला कीवर्ड प्रॉपर्टी या ये वाला बिहेवियर इसे कौन सी क्लास से मिल रहा है। तो इसको ये वाला हैश कोड, नोटिफाई, ये सारा ऑब्जेक्ट से मिल रहा है। तो एक चीज आप समझ सकते हो कि जावा के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, सबका पेरेंट ऑब्जेक्ट क्लास होती है। तो जो भी आप क्लासेस बनाओगे, जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, उन सभी के पेरेंट हमेशा ऑब्जेक्ट क्लास होगी। ये चीज हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। तो जैसे d1 है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, p1 p2 ऑब्जेक्ट, जितने भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो सबका सुपर पेरेंट, सबका जो सबसे ऊपर वाला जो पेरेंट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट रहने वाला है। अब एक और चीज देख लेते हैं कि ये जो आपका वॉक वाला फंक्शन है, राइट, ये वाला वॉक वाला फंक्शन इसको मिला, ये वाला वॉक वाला फंक्शन इसको मिला यहां से, इस क्लास से, जब मैंने प्रिंट किया अनुज इज वॉकिंग। आप चाहो तो इस वाले वॉक वाले फंक्शन को अपने यहां पे भी डाल सकते हो और यहां पर इसका कुछ अलग बिहेवियर बना सकते हो, मतलब कि एक ऐसा बिहेवियर जो आप चाहते हो कि सिर्फ डेवलपर वाले पर्सन के पास होता है, कि डेवलपर वाला पर्सन थोड़ा अलग तरीके से वॉक करता है। ठीक है, डेवलपर नेम दिस इज वॉकिंग से रन करते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। तो डेवलपर अनुज इज वॉकिंग, तो यहां पर जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इस क्लास के अंदर ढूंढेगा, अगर नहीं मिला तब ऊपर वाली क्लास में जाएगा। लेकिन d1 डॉट वॉक इसे ऑलरेडी इसी क्लास के अंदर मिल चुका है। ठीक है, ये वॉक वाला फंक्शन लेने के लिए इसे और ऊपर नहीं जाना पड़ा, क्योंकि इसी क्लास के अंदर वॉक वाला फंक्शन बनाया हुआ है। तो यहां पर देखो ये वॉक वाला फंक्शन ये दो फॉर्म्स में काम कर रहा है। ये दो फॉर्म्स, मल्टीपल फॉर्म्स यहां भी आ रही है। वो मल्टीपल फॉर्म्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, याद आ गया होगा। तो यहां पर जो आपको पॉलीमॉर्फिज्म हो रहा है वो हो रहा है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। जो पहले वाला पॉलीमॉर्फिज्म था, जो आप दो वॉक वाले फंक्शन बना दे रहे थे, ये था आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। आप कंपाइल टाइम में बता पाते कि आपका कौन सा वाला वॉक फंक्शन कॉल होने वाला है। यहां पर आप रन टाइम में बता रहे हो कि आपका ये जो ऑब्जेक्ट है कौन सा वाला वॉक फंक्शन कॉल करेगा, पर्सन वाला करेगा या डेवलपर वाला करेगा। इसे नहीं पता कि किसके पास है, डेवलपर के पास है वॉक फंक्शन या नहीं है, वो रन टाइम पे लिंकिंग हो रही है। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो ये वाला वॉक वाला फंक्शन रन टाइम पे हो रहा है, नीचे वाला वॉक वाला फंक्शन ये जो दो है यहाँ पे कंपाइल टाइम पे हो रहे हैं। तो ये आपका पॉलीमॉर्फिज्म भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ये हो गया आपके इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। अब आगे मूव करते हैं, आगे बात कर लेते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है ऊप्स के अंदर, और बेसिकली डेटा हाइडिंग या फिर डेटा प्रोटेक्शन, मतलब सिक्योरिटी रीजंस की वजह से अगर आपको डेटा को प्रोटेक्ट करना है तो वहां पर इनकैप्सुलेशन का बहुत ज्यादा हैवीली यूज हो रहा होता है। हम देखते हैं जरा कैसे वो अचीव करता है। तो बेसिकली इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है इनकैप्सूल करना उन प्रॉपर्टीज को और उन मेथड्स को जो उस प्रॉपर्टीज पर काम कर रहे हैं एक साथ। मतलब अगर आप एक नॉर्मल क्लास बना रहे हो ना, और उसके अंदर आपने कुछ मेथड्स बनाए हैं और उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो उस मेथड्स पे काम कर रही है, तो आपने एक तरीके से इनकैप्सुलेशन वहां पे अचीव कर लिया। थोड़ी सी डेटा हाइडिंग वहां पे हमें करनी होती है, तो उसके लिए आप यूज कर रहे होते हो पैकेजेस का और साथ में एक्सेस मॉडिफायर्स का। तो हम देखते हैं जरा पैकेजेस क्या होते हैं और एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, और उसके बाद बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। ठीक है, तो उसके लिए पैकेजेस बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। तो ये सबसे पहले आपको याद होगा बेसिक्स करके मैंने पैकेज यहाँ पे बनाया हुआ है। इस सोर्स वाले के अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर एक नया पैकेज बनाता हूँ, तो न्यू पैकेज। अब इसके अंदर इसका नाम मैं रख देता हूँ इनकैप्सुलेशन।
तो नेमिंग कन्वेंशन है कि इनके पैकेजेस का नेम रखते टाइम आपको जो फर्स्ट लेटर है वो भी स्मॉल रखना है और कैमल केस रखना है। मतलब अगर आप ये करोगे तो ये बोल रहा है डिस्करेज पैकेज नेम बाय कन्वेंशन पैकेज नेम यूजुअली स्टार्ट विद द लोअर केस लेटर। तो अभी एक नया पैकेज बन चुका है, इसके अंदर जाके आप सारा सारा काम करते हैं। ठीक है, लेट्स मेक इट इनकैप्सुलेशन। तो ये मैंने इनकैप्सुलेशन नाम का एक पैकेज बनाया और उसके अंदर ये इनकैप्सुलेशन इंट्रो डॉट जावा ये वाली मैंने क्लास बना दिया इसके अंदर। ठीक है, और ये जो पैकेजेस होते हैं इससे फायदा क्या है, पैकेजेस आप समझ सकते हो कि जैसे आपके नॉर्मल फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, आप जैसे डी ड्राइव है उसके अंदर आपने मल्टीपल फोल्डर्स बना दिए, उन फोल्डर्स के अंदर आपने अलग अलग फोल्डर्स बना दिए, उसी तरीके से आप जावा के अंदर अपने प्रोजेक्ट्स को मेंटेन करना है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनको मेंटेन करना है, तो उसके लिए आप मल्टीपल पैकेजेस बनाते हो और उन पैकेजेस के अंदर भी आप और सब पैकेजेस बना सकते हो, तो उस तरीके से आप मेंटेन कर सकते हो। लेकिन सिर्फ इतना ही ये प्रोवाइड नहीं करते, इसके अलावा भी काफी सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं और इनकैप्सुलेशन के अंदर ही हेल्प करते हैं। जरा देखते हैं कैसे। इस क्लास के अंदर लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, पब्लिक वॉइड डू वर्क नाम रख देते हैं इसका, पब्लिक वॉइड डू वर्क करके मैं यहाँ पर देखो मैंने पब्लिक लिखा है यहाँ पे। तो पब्लिक का मतलब क्या है कि ये जो डू वर्क वाला फंक्शन है, ये डू वर्क वाला फंक्शन अब हर जगह से अवेलेबल है। मतलब कि इनकैप्सुलेशन इंट्रो वाली क्लास है तो अवेलेबल होगा ही, साथ में ये जो मेन क्लास है इससे भी अवेलेबल है। आप चाहो तो ये जो इनकैप्सुलेशन वाला डू वर्क वाला फंक्शन है इसको इस मेन क्लास से भी कॉल करा सकते हो, और वो कैसे कराओगे जरा मैं दिखाता हूं आपको। मैं इसको करता हूं कमेंट और इसको भी कर देता हूं कमेंट, और इस इनकैप्सुलेशन वाले फंक्शन को यहां से कॉल कराने का ट्राई करता हूं। तो पहले तो इनकैप्सुलेशन वाले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, तो इनकैप्सुलेशन कंट्रोल स्पेस इनकैप्सुलेशन इंट्रो ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू इनकैप्सुलेशन इंट्रो ऑब्जेक्ट। ठीक है, एंड देन ऑब्जेक्ट डॉट डू वर्क, ये मैं चलाऊंगा और ये चलेगा इजीली। ठीक है, वर्किंग यहाँ पे कॉल हो रहा है, और यहाँ पे आप देख रहे हो क्या कर रहे हो, आप एक दूसरे पैकेज का फंक्शन यहां पर कॉल करा पा रहे हो। क्यों करा पा रहे हो, क्योंकि आपने उसको बोल दिया कि तू पब्लिक है। ठीक है, और वो क्योंकि वो पब्लिक है इसलिए वो ये चीज कर रहा है। अब मैं यहां से पब्लिक हटा देता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां से पब्लिक हटा दिया। अब जरा देखते हैं मेन क्लास में क्या हो रहा है। यहाँ पे देख रहे हो मेन क्लास में अब एक एरर आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर, और इस पर क्लिक करेंगे तो लिखा आ रहा है द मेथड डू वर्क फ्रॉम द टाइप इनकैप्सुलेशन इज नॉट विजिबल। अब ये यहाँ पर विजिबल ही नहीं है क्योंकि वो पब्लिक से हटा दिया मैंने, अब ये विजिबल भी नहीं है यहाँ पर। और इस पर क्लिक करते हैं, ये कह रहा है चेंज विजिबिलिटी ऑफ डू वर्क टू पब्लिक। अगर आप जैसे ही डू वर्क को पब्लिक कर दोगे तो वैसे ही वो विजिबल हो जाएगा। तो इससे हम एक चीज समझ सकते हैं कि ये जो आपके पैकेजेस है ये नॉर्मल फोल्डर्स की तरह नहीं है, इसके अलावा भी काफी सारी चीज अचीव कर रहे हैं, और यहाँ पर इस केस में वो इनकैप्सुलेशन अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपने उसके आगे पब्लिक नहीं लगाया तो ये वाला फंक्शन इस वाले पैकेज के अलावा कहीं और किसी और पैकेज में आपको अवेलेबल भी नहीं होगा। इस पैकेज में ही अवेलेबल होगा, इसके चिल्ड्रन वाले पैकेजेस में, इसके सब पैकेजेस में अवेलेबल होगा, लेकिन इसके बाहर वाले पैकेजेस में ये वाला फंक्शन अब अवेलेबल नहीं होगा। तो ये जो था आपका डिफॉल्ट। ठीक है, जब आपने कुछ नहीं लिखा तो उसे हम कहते हैं डिफॉल्ट, और ये आपका अचीव हो रहा है थ्रू पैकेजेस। अब बात कर लेते हैं एक्सेस मॉडिफायर की। तो आपने पब्लिक को तो देख लिया इन एक्शन, पब्लिक कैसे काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट की। तो जब आप प्राइवेट कर देते हो ना किसी फंक्शन को या किसी वेरिएबल को इन अ क्लास, तो उसका मतलब है कि ये जो वैल्यू है ये इस पैकेज के अंदर भी आपको नहीं मिलेगी कहीं और, इसी क्लास के अंदर मिलेगी सिर्फ। ठीक है, इनकैप्सुलेशन इंट्रो, इसके बाहर कहीं से भी आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने सपोज करो, खैर मेन क्लास में तो ये मिलेगा ही नहीं क्योंकि ये प्राइवेट है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, इनकैप्सुलेशन वाली क्लास के अंदर ही एक और क्लास बनाने का ट्राई करता हूं। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, और अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट, तो मुझे मिल ही नहीं रहा हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट डॉट डू वर्क यहाँ पर नहीं है एक्सेसिबल अभी भी। तो ये जो प्राइवेट था, अब यहाँ पे देखोगे ये लिखा रहा है द मेथड डू वर्क फ्रॉम द टाइप इनकैप्सुलेशन इंट्रो इज नॉट विजिबल, और यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये फिर से मुझे मिलेगा कि इसको चेंज विजिबिलिटी ऑफ डू वर्क टू पैकेज। मैं यहां से हटाता हूं, इसे मैंने पैकेज कर दिया। तो यहां से देख रहे हो अपने आप वो डू वर्क वाले के आगे से प्राइवेट हटा दिया इसने। ये कह रहा है कि इस पैकेज के अंदर अगर आपको एक्सेस करना है इसे, अगर डू वर्क वाले फंक्शन को इस पैकेज के अंदर अगर आपको एक्सेस करना है तो उसके आगे से आपको प्राइवेट हटाना पड़ेगा। तो आपको समझ में आ गया एक चीज कि प्राइवेट की हेल्प से आप इस क्लास के अंदर ही चीजों को एक्सेस कर सकते हो, इस क्लास के बाहर से चीजों को आप एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर आप डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन करते हो तो आप इस पैकेज के अंदर एक्सेस कर सकते हो, इस पैकेज के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आप पब्लिक करते हो तो आप कहीं से भी किसी भी फंक्शन को एक्सेस कर सकते हो। तो ये तीन चीज हो गई। अगला बचता है, एक होता है प्रोटेक्टेड। अब प्रोटेक्टेड की बात करने के लिए आपको मैं वापस ले चलता हूं बेसिक्स के अंदर, और यहां पर देख लेते हैं प्रोटेक्टेड कैसे काम करता है। प्रोटेक्टेड बेसिकली काम करता है कि कोई वेरिएबल, कोई फंक्शन, कोई भी चीज, कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपके पेरेंट के अंदर है
और आप चाहते हो कि सिर्फ इसके चिल्ड्रन को मिले और किसी को ना मिले, तो वहां पर आप उसे प्रोटेक्टेड मार्क कर देते हो। प्रोटेक्टेड का मतलब है सिर्फ इसे मिलेगा और इसके चिल्ड्रन को मिलेगा और किसी क्लास को एक्सेसिबल नहीं होगा। और इसके चिल्ड्रन हो सकते हैं कहीं और किसी और पैकेज के अंदर पड़े हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक्चुअली है पब्लिक लेकिन सिर्फ इसके चिल्ड्रन के लिए और किसी के लिए पब्लिक नहीं है, वो होता है प्रोटेक्टेड। तो जैसे ये पर्सन है और इस पर्सन की कुछ प्रॉपर्टी है नेम और एज। अब मैं चाहता हूं कि जो नेम है आपके इसके जो चिल्ड्रन है उसको ना मिले, तो उसके लिए तो मैं कर दूंगा इसे प्राइवेट। इसे अगर मैंने प्राइवेट कर दिया तो इसके जो चिल्ड्रन है जो कि डेवलपर है या फिर मैनेजर है, जैसे डेवलपर के पास नेम विजिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट है, ये किसी को नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं चाहता हूं कि प्राइवेट ना हो, ये इसके चिल्ड्रन को तो एक्सेसिबल हो, बाहर किसी क्लास को एक्सेसिबल ना हो, तो उसके लिए मैं कर दूंगा इसे प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड कर दूंगा तो यहां से वो एरर चला गया और नेम अब डेवलपर्स को मिल सकता है, लेकिन अब ये जो नेम है ये किसी और क्लास से नहीं मिल सकता इसे, ठीक है। तो ये होती है आपकी एक्चुअली डेटा हाइडिंग। तो ये आपके हो गए एक्सेस मॉडिफायर्स और पैकेजेस। अब बात कर लेते हैं कि इनकी हेल्प से आप इनकैप्सुलेशन कैसे अचीव कर पा रहे हो, ठीक है। इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है जरा वो देख लेते हैं। इनकैप्सुलेशन का मतलब होता है कि ऐसे वेरिएबल्स और उनके ऊपर जो मेथड्स काम कर रहे हैं उनको एक साथ रखना, इनकैप्सुलेट करके रखना। जैसे कि जो कोई कैप्सूल होता है उसके अंदर आपकी छोटी छोटी मेडिसिन होती है, राइट, और वो मेडिसिन एक ही काम करना है, उनको आपके अंदर जाना है और किसी एक पर्टिकुलर काम के लिए। ऐसा तो नहीं है ना कि एक कैप्सूल के अंदर आपकी अलग अलग 50 टाइप की दवाइयां पड़ी हुई है किसी अलग अलग डिसीज के लिए, ऐसा नहीं होता। एक कैप्सूल के अंदर वही मेडिसिन होते हैं जो कि एक डिसीज के लिए काम में आ रही होती है। वही चीज है, आपको जो वेरिएबल्स हैं और जो उन वेरिएबल्स मेथड जो काम कर रहे हैं उनको एक साथ अगर आप रख देते हो तो उसे हम कहते हैं इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन की हेल्प से आप डेटा हाइडिंग अचीव करते हो, और ये सारा हो रहा है आपका सिक्योरिटी रीजन की वजह से। आप नहीं चाहते कि आपके जो वेरिएबल्स हैं वो कोई भी आके आपके एक्सेस करके चला जाए। एग्जाम्पल के लिए एक मैं क्लास बनाता हूं, ठीक है, लेट्स से मैं बनाता हूं लैपटॉप, ठीक है, क्लास लैपटॉप, और इसके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि इंट रैम, तो रैम कितनी होनी चाहिए, ठीक है, और इंट प्राइस, ठीक है। सपोज करो ये दो प्रॉपर्टीज हैं और मैं चाहता हूं कि जो रैम वाली प्रॉपर्टी है ना इसको कोई भी आके ऐसे एक्सेस ना कर पाए। मतलब कि अभी तो आप लैपटॉप बनाओगे, लैपटॉप L1 इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप, और कोई भी आएगा L1 डॉट प्राइस को चेंज कर देगा, राइट। तो ये क्लास आपकी बाहर जाएगी इस क्लास से, और अभी देख लो L1 को आपकी ये इनकैप्सुलेशन इंट्रो वाली क्लास एक्सेस कर पा रही है बड़ी इजीली, और उसके प्राइस को बड़ी इजीली इसने चेंज कर दिया। हम चाहते हैं कि इसका प्राइस कोई भी ऐसे चेंज ना कर पाए। प्राइस को चेंज करते टाइम पे हम कुछ वैलिडेशन लगाना चाहते हैं कि कोई यूजर, जो पर्टिकुलर यूजर है, कोई एडमिन है, वही प्राइस को चेंज कर सकता है, कंपनी ही चेंज कर सकती है प्राइस को, कोई भी नॉर्मल बंदा आके चेंज नहीं कर सकता। तो हम बोलेंगे कि जो प्राइस है ना वो एक्सेसिबल ही नहीं होगा किसी को। उसके लिए हमें पता है प्राइवेट कर देंगे इसे, तो जैसे मैं इसे प्राइवेट कर दूंगा तो कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन अब तो एडमिन भी एक्सेस नहीं कर पाएगा इसे, राइट, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, तो प्राइस कैसे चेंज करोगे फिर आप। तो उसके लिए हम बोलेंगे कि प्राइस को अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहां पर इस फंक्शन के थ्रू चेंज करना पड़ेगा, जो कि है पब्लिक वॉइड सेट प्राइस, और इसके अंदर आप प्राइस बताओगे और इसकी हेल्प से आप प्राइस को चेंज कर सकते हो। तो अब आपको अगर प्राइस को चेंज करना तो आप ऐसे डायरेक्टली प्राइस को चेंज नहीं करोगे, आपको लिखना पड़ेगा L1 डॉट सेट प्राइस, और वहां पर आप प्राइस बताओगे कि 31 प्राइस है इसका। तो अब आप चेंज कर सकते हो, लेकिन आप बोलोगे अभी भी तो चेंज हो पा रहा है बड़ी इजीली, लेकिन यहां पर हो गया रहा, अभी मैंने वैलिडेशन वाला पार्ट यहां पर स्किप कर दिया। अब आप कर सकते हो कि जब सेट प्राइस करना हो तो क्या चीजें करनी है, तो आप यहां पर चेकिंग कर सकते हो कि इज मतलब इज द यूजर एडमिन एन एडमिन। तो आप यहां पर वो चीजें चेक कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है प्राइस सेट करने से पहले, ये चीज करने से पहले आप पहले चेक करोगे कि क्या यूजर हमारा एडमिन है। अगर यूजर हमारा एडमिन है तो सपोज करो मैंने एक बुलियन बना रखा है, बुलियन एडमिन, अभी सपोज करो फॉल्स है। अगर बुलियन एडमिन नहीं है, इफ नॉट इज एडमिन, जो कि हमें पता है कि एडमिन नहीं है, तो मैं यहां पे बोल दूंगा कि ठीक है, और अगर एडमिन है ओनली देन यू कैन सेट द प्राइस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहां पे इसे चलाता हूं तो देखते हैं क्या होता है। तो यहां पे लिखा रहा है यू कैन नॉट सेट द प्राइस। अब आप यहां पे प्राइस को सेट नहीं कर सकते हो, तो यहां पर देख रहे हो क्योंकि आप एडमिन नहीं हो इसलिए आप प्राइस को सेट नहीं कर सकते। तो यहां पर वो चीज काम में आ रही है, आपने प्राइवेट किया इसे और साथ में इसको सेट फंक्शन आपने बनाया। यहां पे हम इसे कहते हैं गेटर्स एंड सेटर्स, और इसकी हेल्प से ही आप वो इनकैप्सुलेशन जो आप कहते हो ना कि डेटा हाइडिंग, लेकिन साथ में प्रोटेक्टेड तरीके से, मतलब कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से आप जो डेटा हाइडिंग कर रहे हो तो उसका यूज यहां पे होता है। अगर आपको आप सेट प्राइस करना तो आपको एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट इस प्राइस को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर आपके पास एक्चुअल राइट्स नहीं है
तो आप इसके प्राइस को चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने इज एडमिन फॉल्स किया हुआ है, इसको चेक करने के लिए आप कुछ और यहाँ पे वैलिडेशन लगा रहे होगे। हो सकता है ऑथराइजेशन वगैरह आप ले रहे हो साथ में, फिर वहां पे ऑथराइजेशन चेक करो कि क्या ये ऑथराइजेशन वैलिड है या नहीं है, ऐसा कुछ। तो ये होता है आपका सेटर्स। सिमिलरली आपके गेटर्स भी होते हैं, और गेटर्स एंड सेटर्स इतने ज्यादा यूजर होते हैं आपके इक्लिप्स के अंदर, मतलब आपके प्रोग्रामिंग के अंदर, कि इक्लिप्स ने आपको दे रखा है। राइट क्लिक करो, यहाँ पर सोर्स होगा, सोर्स में जाओ, और यहाँ पर आप देख लो ये रहा जनरेट गेटर्स एंड सेटर्स। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप बता सकते हो कि मुझे प्राइस और रैम इनका मुझे गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट कर दो, और ये जनरेट कर देगा आपके लिए। गेट प्राइस, गेट रैम, सेट प्राइस तो हमने ऑलरेडी बनाया था, तो उसका नहीं बनाया उसने। तो ये सारे आपके गेटर्स एंड सेटर्स होते हैं, क्योंकि आप ये जो प्राइस है इस तरीके कैसे भी करके एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो अगर आपको प्राइस चाहिए L1 का, तो आप करना पड़ेगा sysout L1.getPrice, क्योंकि आप नॉर्मली L1.price नहीं ले सकते, राइट। प्राइस तो आपका प्राइवेट है। इसको जरा चलाते हैं। आई थिंक आपका प्राइस अभी भी 0 ही होगा, क्योंकि प्राइस तो आपने सेट ही नहीं किया। ठीक है, यू कैन नॉट सेट द प्राइस और 0। आप जरा एडमिन बना देते हैं इसको, तो आप प्राइस सेट हो जाएगा, और 31 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके इनकैप्सुलेशन हो गए, गेटर्स एंड सेटर्स हो गए, आपके कैसे एक्सेस मॉडिफायर्स काम करते हैं और किस तरीके से आपके पैकेजेस काम करते हैं, ये सारा हो गया। तो अब आगे मूव करते हैं, बात कर लेते हैं एब्स्ट्रैक्शन की। एब्स्ट्रैक्शन भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है, डेटा हेडिंग की तरह ही होता है, लेकिन इनकैप्सुलेशन से थोड़ा अलग है। इसके अंदर आप डेटा हाइड कर रहे हो, तो आप सिक्योरिटी रीजंस की वजह से डेटा हाइड नहीं कर रहे हो, तो आप कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए जो एग्जाम्पल मैं हमेशा देता हूं, कि सपोज करो आपने एक बच्चे को बोला कि जा लाइट बंद करके आ जा, वो जाएगा बटन को बंद करके आ जाएगा। अब आप उसे बताओगे कि देख भाई, जब तूने लाइट बंद करी ना, तो ऐसे ऐसे करके ये आपका स्विच यहाँ पे ऐसे सर्किट ब्रेक हुआ, उस तरीके से आपकी इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई, तो इस तरीके से लाइट ऐसे करके बंद हुई। ठीक है, वो बोलेगा मुझे नहीं जानना ये सब। ठीक है, आपको सिर्फ बटन बंद कराना था, मैंने बटन बंद कर दिया। तो ये चीज होती है एब्स्ट्रैक्शन, मतलब आप यूजर से जो कॉम्प्लेक्सिटीज है सिस्टम की वो हाइड करना चाहते हो। ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप के अंदर मैं बटन दबा रहा हूं और लैपटॉप अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने जब बटन दबाया तो मुझे नहीं जानना कि किस तरीके से वो सारे बूट सीक्वेंस काम कर रहे हैं, और वो किस तरीके से इस ओएस को अप कर रहे हैं, और सारी प्रोसेसेस कैसे, मुझे नहीं जानना वो सब। मेरा काम था बस ये बटन दबाना, और अपने आप मेरे सामने ये काम कर रहा है, मैं अपना यूट्यूब चला सकता हूँ। ठीक है, तो यूजर से कैसे आप अपनी सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटीज को हटा सकते हो। यूजर का काम है सिर्फ इनपुट लेना, आउटपुट लेना, इनपुट देना, आउटपुट लेना, इतना ही काम होना चाहिए यूजर का। यूजर को नहीं पता चाहिए कैसे काम कर रहा है, तो वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। एटीएम मशीन में आप जाते हो, एक और एग्जांपल लेते हैं। एटीएम मशीन में आप जाते हो, आप अपना कुछ बटन दबाते हो, अपना बताते हो कि मेरा पिन कोड क्या है, ये सब बताते हो, और अपना कैश लेके चले आते हो। जब आप ये सारा काम कर रहे होते हो, तो सिस्टम में अपने आप पीछे कुछ काम चल रहा होता है, आपका वेरीफाई होता है, आपका वहां पे एटॉमिक ऑपरेशंस हो रहे होते हैं, कुछ पैसे आपके अकाउंट से कट रहे होते हैं, कहीं नोटिफिकेशन जा रहे होते हैं, वो सारा काम बैकग्राउंड में हो रहा था। उससे आपको नहीं टेंशन लेनी, आपका काम था आपने अपना बताया कितने रुपए चाहिए और कितने रुपए लेके आप निकल लिए। ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यूजर से कॉम्प्लेक्सिटीज को हाइड करना, और ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऊप्स का। जब भी हम सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा ये चाहते हैं कि आपका जितना ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट हम कर सकें किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम को, उतना ही बेटर है। ठीक है, तो उसके लिए जावा के अंदर दो चीजें हैं, एक आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और एक होता है इंटरफेसेस। दोनों की ही हेल्प से आप एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हो। और जरा हम देखते हैं दोनों को एक एक करके, कि एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे इंटरफेसेस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सब भी देखते हैं। ठीक है, तो हमारी एब्स्ट्रैक्शन क्लास तैयार है। एक मैं क्या काम करता हूँ, इसके अंदर एक क्लास बनाता हूँ, नॉर्मल कार क्लास बनाता हूँ। ठीक है, ये मेरी कार क्लास है, और कुछ इसका कार की कुछ प्रॉपर्टी होगी, जैसे कुछ नेम होगा, राइट, कुछ ब्रांड होगा इसका, और सपोज करो कुछ प्राइस होगा इसका। हर कार की कुछ ब्रांड होता है, कुछ प्राइस होता है, राइट। और हर कार की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि ये तो प्रॉपर्टीज में कुछ बिहेवियर हो सकता है, जैसे कि स्टार्ट। तो ये कार की कुछ प्रॉपर्टी है, कार इज स्टार्टिंग। अब लेकिन एक चीज आप मुझे बताओ, जब भी आप कोई कार खरीदने जाते हो किसी शोरूम के अंदर, तो आप ऐसे तो नहीं बोलते ना कि मुझे कार खरीदनी है। मतलब आप बोलते हो कार खरीदनी है, लेकिन उसका सेकंड क्वेश्चन होता है कौन सी कार खरीदनी है, राइट। कोई ब्रांड आप बताते हो कि मुझे ये कार खरीदनी है, या तो आप बताते हो कि मुझे Hyundai की कार चाहिए, या फिर किसी भी कोई भी आपको कार चाहिए, राइट। तो आप बताते हो वहां पे कि इसका ब्रांड क्या होने वाला है, फिर वो बताता है अच्छा प्राइस रेंज बताओ, इस तरीके की बातें होती हैं। आप नहीं बोल देते कि मुझे कार चाहिए बस, और वो आपके पास कोई भी कार लाके दे देगा, क्योंकि आपको उसको पता ही नहीं कौन सी कार लाके देनी है। आपको बताना पड़ेगा कौन सा पर्टिकुलर कार चाहिए आपको। तो कार इज बेसिकली अ कंसेप्ट। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम में सोचोगे तो आपको कार तो बनानी है। अगर आप कार मैन्युफैक्चरर हो तो आप 1000 तरह की कार बना रहे हो, राइट। आपके पास अलग अलग ब्रांड की आपको कार बनानी है, लेकिन
कार इज जस्ट अ कंसेप्ट, उसके रिलेटेड आप मल्टीपल अलग अलग कार्स बना रहे हो, राइट। जैसे कि यहाँ पर एक कार है, ये कार एक कंसेप्ट है सिंपल। अब हो सकता है कि इससे आप मल्टीपल अलग अलग कार्स बनाने लग जाओ अपने सिस्टम के अंदर। जैसे कि आपने सपोज करो एक कार बनाई ऑडी की, ठीक है, और एक आपने दूसरी कार बनाई BMW, ठीक है। आपने ये दो कार्स बनाई और आपने बोल दिया कि ये जो कार्स है ये एक्सटेंड करेंगी हमारी इस कार को। तो इसका मतलब इस कार की जो प्रॉपर्टी होगी वो हमारी ऑडी और BMW के अंदर भी आ जाएंगी। और प्रॉपर्टीज भी ऐसी हैं जो आ सकती है, जेनेरिक प्रॉपर्टीज हैं, ब्रांड और प्राइस। अब ब्रांड इसमें से मैं हटा देता हूँ, ब्रांड की जरूरत नहीं, आई थिंक, सॉरी, ठीक है। तो प्राइस आ गया, ब्रांड मैंने हटा दिया क्योंकि ब्रांड तो ऑलरेडी ऑडी और BMW है। तो अब ऑडी और BMW के जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाओगे तो उनके पास प्राइस भी होगा और स्टार्ट भी होगा। लेकिन क्या आप कभी कार का ऑब्जेक्ट बना रहे होगे डायरेक्टली? मेरा मतलब क्या आप कभी ऐसा करोगे कार C1 इक्वल्स टू न्यू कार? मतलब अगर आपने ऐसा कर भी लिया और C1 डॉट स्टार्ट भी कर दिया तो इसका फायदा क्या है? मतलब कार तो कुछ है ही नहीं ना, कार तो एक कंसेप्ट है, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने का कोई फायदा नहीं है। और ऐसे सिस्टम्स, ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे पास आती है रियल वर्ल्ड के अंदर। ये तो सिर्फ एक कंसेप्ट है, इसका ऑब्जेक्ट बना के कोई फायदा नहीं है। तो उस केस में हम उसे बोल देते कि तेरा कोई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं हम इसे, और अब एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो अब इस कार का आप एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, कह रहा है कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप कार। वो नहीं कर सकता क्योंकि कार जो है वो अब एक एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब ये एक तरीके से एक सिर्फ कंसेप्ट है, इसका आप एक ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। और इसका अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है तो इसके सिर्फ आप चिल्ड्रंस का ऑब्जेक्ट बना सकते हो, राइट। तो अगर क्योंकि ये सिर्फ एक कंसेप्ट है तो इसके पास ये जो स्टार्ट वाला फंक्शन है इसको भी आप बोल सकते हो कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड स्टार्ट। और जब आपने बोल दिया कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है तो इसके बाद आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको इसकी इंप्लीमेंटेशन बतानी। और यही एक एब्स्ट्रैक्शन की, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, यही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपके जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं वो उनकी कोई डेफिनेशन नहीं होती, ठीक है। तो आपने वो जो डेफिनेशन थी वो वहां से हटा दी है। फिर ये डेफिनेशन कहां से आएगी? तो यहाँ पे देख रहे हो आप कुछ एरर भी आने लग गए यहाँ पे, और वो कह रहा है कि ऑडी एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, कि इसमें जो कार के जो स्टार्ट वाला मेथड है वो इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो एक कंपाइल टाइम एरर आ रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने इसको बोल दिया कि एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और एब्स्ट्रैक्ट मेथड को आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। मतलब आपने बोल दिया कि ये वाला मेथड जो है इसकी इंप्लीमेंटेशन मैं नहीं दूंगा, इसकी इंप्लीमेंटेशन जो इसको एक्सटेंड कर होंगे वो दे रहे होंगे, ठीक है। जैसे मैं यहां पर भी करता हूं, एड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये स्टार्ट आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है, ठीक है, यहां से भी स्टार्ट करना पड़ रहा है। तो अब यहाँ पे अपनी इंप्लीमेंटेशन बताओगे आप कि जैसे सपोज करो BMW के अंदर आप अपनी अलग इंप्लीमेंटेशन बताओगे कि BMW इज स्टार्टिंग। सिमिलरली ऑडी के अंदर मैं इसे कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे आप लिखोगे ऑडी स्टार्टिंग। तो अब यहाँ पर दो चीजें हो रही है। सबसे पहले तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट डायरेक्टली नहीं बना रहे, और दूसरी चीज आपने जो स्टार्ट वाला फंक्शन है वो आपने डायरेक्टली कार को नहीं दे रखा, क्योंकि कार स्टार्ट नहीं हो रही। कार से जो बन रही है, जो अलग अलग मॉडल्स जो बन रहे हैं ऑडी BMW, ये स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट नहीं, ये एक्चुअल मॉडल्स हैं। कार इज अ कंसेप्ट, ठीक है। तो कार का कोई ऑब्जेक्ट बनाने का फायदा नहीं है। सिमिलरली कार डॉट स्टार्ट का भी कोई फायदा नहीं है। अब आप ऑडी ऑब्जेक्ट बनाओगे A1 इक्वल्स टू न्यू ऑडी, और आप वहां बोलोगे A1 डॉट स्टार्ट, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और इसको आप चलाएंगे तो ये चलेगा। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, और इसकी हेल्प से आपने देखा कैसे सिस्टम से आपने कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस किया आपने, क्योंकि क्लास का कभी आप ऑब्जेक्ट बनाने नहीं वाले थे तो आपको ये फंक्शनैलिटी भी नहीं देनी थी, ठीक है। आपने एब्स्ट्रैक्ट आउट कर दी, जो डिटेल्स थी वो सिर्फ अलग अलग लोगों के पास है। कार को भी अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी, BMW को भी डिटेल डालनी पड़ेगी, और जो कोई और फ्यूचर में कोई और कार आती है, कोई और क्लास आती है, उसको अगर कार को एक्सटेंड करना है तो उसको भी अपना स्टार्ट वाला फंक्शन वहां पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्शन, और ये होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस के बारे में थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। सबसे पहली चीज कि एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन आपने जो बनाया है तो उसकी क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी है। मतलब अगर आप बोलो कि मैं एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना लेता हूं तो वो आप नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन अगर आपने बनाया तो उसकी क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देते हैं। दूसरी चीज हमने देखी कि एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है उसका आप कोई चिल्ड्रन नहीं बना सकते, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शंस को आपको ओवरराइड करना है, ये आपने देख लिया। अब जरा देख लेते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन आप इंटरफेसेस की हेल्प से कैसे अचीव करते हो। और एब्स्ट्रैक्शन और इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड और इंटरफेसेस दोनों में डिफरेंस क्या है, जरा वो देख लेते हैं। तो
मैं एक और क्लास बनाता हूँ यहाँ पे, जिसका मैं नाम दूंगा इंटरफेसेस। तो आपको अगर इंटरफेस बनाना है तो इंटरफेस बनाने के लिए कीवर्ड होता है इंटरफेस, और लेट्स से इसको भी हम देते हैं कार, नाम देते हैं इंटरफेस कार। और इंटरफेस बनाने के बाद आप बोल सकते हो कि void start। और एक चीज हमें याद रखनी कि इंटरफेसेस एक्चुअली बहुत ज्यादा यूज होते हैं आपके, मतलब हैवीली यूज होते हैं। और इंटरफेसेस अलग अलग जगहों पे यूज होते हैं, अलग अलग चीजें अचीव करने के काम में आते हैं। एब्स्ट्रैक्शन उनमें से एक है। सबसे पहली चीज तो इंटरफेसेस के बारे में जान लेते हैं। इंटरफेस कीवर्ड डालना जरूरी है इंटरफेस के अंदर। दूसरी चीज, इंटरफेस के अंदर जो भी आपके फंक्शंस होने वाले, जो भी मेथड्स होने वाले हैं, वो सारे सारे बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होते हैं। मतलब यहाँ पे अगर आप पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, मतलब लिख सकते हो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, बट बाय डिफॉल्ट ये पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। और देख लो मैंने यहाँ पे, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है इसीलिए मैंने यहाँ पे इसकी कोई डेफिनेशन नहीं लिखी। मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन लिखने जाऊंगा इसकी, ये मुझे एरर देगा, और यहाँ पे एरर में आ रहा है, देखो पढ़ो, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई अ बॉडी। तो ये बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट है, तो इसलिए इसकी कोई बॉडी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है आपको। तो यही एक आपको समझ में आ गया होगा, यही एक की डिफरेंस है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर और इंटरफेसेस के अंदर। कि एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आप बना सकते हो फंक्शंस को, जैसे ये स्टार्ट फंक्शन है, जैसे मैं फंक्शन आता है मैं void ब्रेक्स, तो यहां पर हम बॉडी डाल सकते हैं इसकी, आउट कार इज ब्रेकिंग। तो यहां पर देख रहे हो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर एक्चुअली ये वाले फंक्शंस बना सकते हो, जिन्हें हम कहते हैं कंक्रीट फंक्शंस, जिनके अंदर आप बॉडी स्पेसिफाई कर सकते हो। लेकिन इंटरफेसेस आपको ट्रू एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करते हैं, मतलब यहां पर आप अलाउ ही नहीं कर रहे कि आप यहां पर बॉडी हो, सारे फंक्शंस बाय डिफॉल्ट आपके एब्स्ट्रैक्ट हो। तो ये होता है आपके इंटरफेसेस। और अगर आपको इंटरफेसेस अपने इंप्लीमेंट करने, मतलब ये जो फंक्शन है, अब ये कहीं ना कहीं तो डालोगे ना, तो इसको अगर आपको इंप्लीमेंट कराना है तो इंप्लीमेंट्स होता है कीवर्ड, क्लासेस के अंदर होता है आपका एक्सटेंड्स, यहाँ पर होता है आपका इंप्लीमेंट्स और इंटरफेस का नाम यहाँ पर होता है कार। तो अब क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है तो इसको इंप्लीमेंट करना जरूरी है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। तो यहाँ पर देख रहे हो इसे इंप्लीमेंट कर रहा है। ये ओवरराइड जो है, ये एनोटेशन है यार, इससे डरना मत, ये आप ना भी लगाओ तो भी फर्क नहीं पड़ता। ये लगाने से बेसिकली जावा को पता चल जाता है कि ये जो फंक्शन है ये एक ओवररिडन फंक्शन है। और मतलब अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग चेंज कर देते हो, इसकी स्टार कर देते हो, तो आपको बता रहे कि भाई मुझे स्टार कहीं नहीं मिल रहा, ना तो इसके पेरेंट में मिल रहा, ना उसके पेरेंट के पेरेंट में मिल रहा, तो ये कहां से लेके आ रहे हो आप। तो इससे समझ में आ जाता है कि ये ओवरराइड कीवर्ड, ये जो ओवरराइड एनोटेशन है, ये बताती है कि जो फंक्शन है इट इज मेंट टू बी ओवररिडन। तो ये आपकी एक तरीके से स्पेलिंग चेक करने का काम में आता है, और कुछ इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, अब स्टार्ट आ गया। अब स्टार्ट के अंदर आप अपनी खुद की इंप्लीमेंटेशन कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि सिसआउट। तो ये होता है आपके इंटरफेसेस। और एक और चीज होती है जावा के अंदर, वो होता है आपका जावा आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं करता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते, ठीक है। एक क्लास के मल्टी लेवल पेरेंट हो सकते हैं, लेकिन एक क्लास के तुरंत इमीडिएट मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते। और ये होता है एक डायमंड प्रॉब्लम की वजह से। और डायमंड प्रॉब्लम अभी मैं नहीं बता रहा आपको, डायमंड प्रॉब्लम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बेसिकली जावा के अंदर याद रखो कि जावा के अंदर आपके एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट नहीं हो सकते हैं, इसीलिए उस चीज को टैकल करने के लिए आपके इंटरफेसेस बनाए गए हैं। और आप चाहो तो एक क्लास को मल्टीपल इंटरफेसेस दे सकते हो, और उस तरीके से आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो, अलग अलग प्रॉपर्टीज उसके अंदर डाल सकते हो। जैसे कि आपने बोल दिया कि अभी ये जो क्लास है ये इंप्लीमेंट कर रही है कार को, मतलब इसकी कार की प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। आप चाहते हो कि कार के साथ साथ ये क्लास जो है ना, ये कार नहीं है, साथ में पर्सन भी है एक, मतलब कुछ भी इंटरफेस पर्सन, ठीक है। तो अब ये जो क्लास है आपकी, ये कार भी इंप्लीमेंट कर रही है, पर्सन भी इंप्लीमेंट कर रही है, ठीक है। दोनों प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। ये अब ये स्टार्ट भी हो सकती है और साथ में वॉक भी कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मर है, ये कार भी है पर्सन भी है। तो ये चीज आप यहाँ पर अचीव कर सकते हो, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको इंप्लीमेंट करा दो, ये वाले मेथड्स भी, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स। और अब ये साथ में वॉक भी करेगी और स्टार्ट भी करेगी, आपका नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर बन चुका है। ओके, तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्शन थ्रू इंटरफेसेस। आपने देख लिया एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड कैसे होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। बेसिकली इंटरफेसेस के अंदर आप कंक्रीट एब्स्ट्रैक्शन बोलते हो कि इसके अंदर आपके फंक्शंस नहीं हो सकते जिनकी आपकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन आप डाल सको, मतलब जिनके अंदर आप इंप्लीमेंटेशन आप नहीं कर सको। एक डिफॉल्ट कीवर्ड होता है वैसे, जिसकी वजह से इंटरफेसेस भी आजकल ट्रू एब्स्ट्रैक्शन नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसको हम नहीं देखेंगे, उसका कुछ फायदा नहीं होता। एब्स्ट्रैक्शन अगर आपको करनी ही है तो डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्यों ही देनी है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही होता है आपको यूजर से सारी जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, जो भी चीजें हैं, वो सिर्फ आपकी इंप्लीमेंटेशन लेवल पर होनी चाहिए, वो कंसेप्ट के अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
तो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड की हेल्प से आप लेकिन डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन भी डाल सकते हो कि ये चीजें, ये जो ब्रेक्स है ना, इस फंक्शन को, इस क्लास को इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यहाँ पे मिल रही है एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के अंदर। लेकिन स्टार्ट को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि स्टार्ट की इंप्लीमेंटेशन कोई ना कोई तो देगा ही। स्टार्ट की इंप्लीमेंटेशन ये कार तो नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं तो मिलनी ही चाहिए, ठीक है, वरना तो फायदा ही नहीं स्टार्ट फंक्शन का। इसलिए इसको इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यही था यार आपका ऊप्स। आई थिंक ऊप्स के अंदर जितने भी आपके कंसेप्ट थे वो सारे मैंने कवर कर दिए हैं। ऊप्स के अंदर यही होता है, ऊप्स के अंदर यही पूछा जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे हमने देख लिया। हमने स्टार्ट किया था क्लासेस के साथ, ऑब्जेक्ट्स के साथ। हमने देखा कि फंक्शंस क्या होते हैं, हमने देखा कि प्रॉपर्टीज क्या होती है, हमने देखा बिहेवियर क्या होते हैं, हमने देखा इनकैप्सुलेशन कैसे काम करता है। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से आपकी एब्स्ट्रैक्शन काम करते हैं, कैसे आपकी इनकैप्सुलेशन काम करती है। पॉलीमॉर्फिज्म को देखा, और भी कुछ छोटे मोटे कीवर्ड्स यहाँ वहां हमने देखे, सुपर, दिस, ये सब। तो आई होप यार आप लोग समझ गए होंगे ऊप्स कैसे काम करता है। ऊप्स की काफी दिनों से डिमांड आ रही थी, और आई थिंक जावा के अंदर आपको एडवांस कंसेप्ट्स पता होने चाहिए। डेवलपमेंट लेवल में बहुत ज्यादा यूज होते हैं, मतलब आप जब रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने आते हैं तो वहां पर ऊप्स के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। साथ में आपकी कंपनीज के अंदर भी पूछते हैं ऊप्स के कंसेप्ट को, ठीक है। तो आपसे मतलब अज्यूम किया जाता है कि आपको पता होगा ऊप्स के कंसेप्ट, तो ठीक है, इसलिए आपको ऊप्स के कंसेप्ट पता होने चाहिए। तो इस वीडियो में आपको समझ में आ गए होंगे, काफी इजी तरीके से, काफी बेसिक तरीके से, काफी धीरे धीरे करके मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो जाके चैनल को कर देना सब्सक्राइब, वीडियो को कर देना लाइक, इस वीडियो को कर देना शेयर, अपने दोस्तों को बता देना जिसको ऊप्स या फिर जावा के अंदर एडवांस कंसेप्ट पढ़ने थे, उसके साथ आप ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पर हम कुछ और फंकी स्टफ कर रहे होंगे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।